सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। गुज़श्ता एक हफ्ते से ब्रॉडशीट कंपनी के CEO कावे मुसावी के इंकशाफात पाकिस्तानी सियासत में एक बुखार की तरह चढ़े हुए हैं और कहानी कुछ यूं है ब्रॉडशीट के मुआहदे की कि परवेज़ मुशर्रफ ने जुलाई 2000 में ब्रॉडशीट कंपनी के साथ पाकिस्तानी सियासतदानों की चोरी पकड़ने के लिए एक मुआहदा किया और 200 अफराद की फहरिस्त कंपनी को दी गई। तय यह पाया कि रिकवर की गई हर रकम का 20% इस कंपनी को दे दिया जाएगा। ब्रॉडशीट कंपनी ने मुआहदा होते ही अपना काम जोरों शोर से शुरू कर दिया, लेकिन फिर 6 महीने के बाद एक और मुआहदा हुआ। यह मुआहदा होता है नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के साथ डील कर ली और वो पाकिस्तानी जेल से सऊदी अरब चले गए, जबकि बेनजीर भुट्टो पहले ही खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए हुए थी और आसिफ अली जरदारी उस वक्त जेल में थे। 2003 में नैब और ब्रॉडशीट कंपनी के दरमियान होने वाला यह मुआहदा यकतरफा तौर पर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की तरफ से खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परवेज मुशर्रफ अपने इक्तदार को तूल देने के लिए और अपने गैर मुल्की दोस्तों को खुश करने के लिए समझौता कर चुके थे अपने उन उसूलों पर, जिन उसूलों का दावा या ऐलान करके वो 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक्तदार पर बुराजमान हुए थे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो इक्तदार, जिस इक्तदार को बचाने के लिए परवेज मुशर्रफ ने मुआहदा किया था, वो इक्तदार भी परवेज मुशर्रफ से छिन गया और आज वो दुबई के एक फ्लैट में दोबारा उसी इक्तदार के लिए तरस रहे हैं जो इक्तदार उनके पास जमीन पर मुतलकुल इनानियत की हद तक पहुंच चुका था। खैर, उस मुआहदे के खत्म होने के बाद ब्रॉडशीट कंपनी ने सुराग लगाए गए असासों में से अपना 20% हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने तक ब्रॉडशीट कंपनी का दावा था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ सूद समेत उनके $515 मिलियन वाजिबुल अदा हैं। जब पाकिस्तान में NRO की बात की जाती है तो 2007 और 2006 के NRO की बात की जाती है, लेकिन यह इंकशाफात अब हो रहे हैं कि असल NRO तो परवेज मुशर्रफ 2003 में दे चुके थे, जब उन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी को काम करने से रोक दिया कि वो पाकिस्तान से जो पैसा करप्शन के जरिए से बाहर गया, मुख्तलिफ मुल्कों में पार्क हुआ, उस पैसे की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ना करे और उस पैसे को रिकवर ना किया जाए। लेकिन 2006 और 2007 का जो बदनाम जमाना NRO था, उसके बारे में खुद परवेज मुशर्रफ इस बात को मुताद्दिद मौक़ों में गुज़श्ता 8-10 सालों में उसके ऊपर शर्मिंदगी का और अपनी नाकामी का एतराफ़ किन अल्फाज में कर चुके हैं, दिखाएं। और इस केस में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट कल हुई, जब बोल न्यूज़ के ही एक प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा, हम इसको कहने लगे हैं ये ब्रॉडशीट वाले को कि हमें पूरी डिटेल्स दें। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद एक्सक्लूसिवली ब्रॉडशीट कंपनी के CEO कावे मुसावी साहब, जो लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर मुसावी। Good afternoon to you. Thank you so much. So let's start from the recent development. Prime Minister Imran Khan has stated yesterday that government of Pakistan will now officially write to you to share the whole details what actually happened in 2003 and the post scenario. And the interview was on aired on Bold News. Will you cooperate with the government of Pakistan if they want to know the facts and details you have? Of course. Okay, so what kind of formal arrangements would you like to have? Should Prime Minister or the government of Pakistan write a letter to you, or should there be a new agreement to carry on? I'm looking for simple transparency. That's all, and I have every reason to believe that Prime Minister Imran Khan will abide by that request. I've seen nothing to the contrary so far. It's a breath of fresh air, the difference between Imran's approach and the previous governments. I am very willing to and happy to oblige the Prime Minister and the new government. My only criteria is full transparency, that's all. So let's assume that if
Prime Minister or government of Pakistan requests you to let's start from where it ended in 2003. Let's resume the identification of stolen assets, the stolen wealth from the national exchequer of Pakistan, which is parked in different countries of the world. So let's resume from 2003. Will it be possible for you to resume it from 2003? Well, a lot of the money has gone. It's been stolen. We alerted NAB and they alerted the thieves and they removed the money. I've given some examples on television interviews. A great deal more is in the judgment of Sir Anthony Evans. And so what I can't guarantee is those specific monies, but I can certainly guarantee that given the vast amount of money that's been stolen from the people of Pakistan, I can certainly guarantee that we'll be able to recover some of it. Yes, of course. So you have expertise of doing all this, and you have dealt with half a dozen governments like Mexico, Iran, and few other in several past years. But how did you find the past regimes of Pakistan, and how do you compare them with the rest of the world? Should we say we learn something new every day? No matter how experienced you are, there's something new to be learned every day. And I learned a lot about corruption and the way not to fight it with the previous administrations in Pakistan. If I were to summarize, I'd say putting the fox in charge of the chickens is not the way to fight corruption. There are certain signs you see straight away on the starting block whether a government is serious about fighting corruption or not. And one of those is they launch into a fire of attack and libel and slander against the whistleblower. This particular government of Imran Khan hasn't done that at all. And I must say, that's a breath of fresh air to see that there's a difference in this government. In Mexico, when I blew the lid on a major air traffic control corruption scandal, which the mafia drug cartels were trying to control the air traffic control of Mexico. The Mexican government, instead of focusing on that, they attacked me. And I had to have round-the-clock police protection in Britain, armed police protection from the wrath of the corrupt government of Mexico. I have not had that experience with the government of Imran Khan. Quite the contrary. I sense they certainly haven't libeled me and slandered me. Well, the utterances of that fool Shahzad Akbar are I think, to be separated from the position of the government. I think his idea that I've been skimming, he obviously hasn't done his work to take money from NAB. NAB is supposed to have in its coffers only money that's stolen money, and it's money that's recovered. So I've been skimming from the thieves rather than from the government, if that's what it's saying. But because I've seen no attacks, and that's a good indication that at least the intention of Imran Khan's government is to go after the thieves. Whether they'll succeed or not, only the future will tell. I mean, it's a political minefield. I can see that he has to negotiate. And my salutations and best wishes and good luck. And of course, I will be more than happy to assist in any shape or form that I am asked to assist with. Right. Mr. Moussavi, the political party of Asif Ali Zardari and the political party of Nawaz Sharif and his brother both have been claiming and they have been vowing with the people of Pakistan that they are pro-accountability. They want to run the anti-corruption drive and the accountability drive. But whenever they came in power, they never did it. So did you find any seriousness in the regimes from 2008 to 2018 that they were serious for the accountability drive in Pakistan? None whatsoever. I found plenty of evidence of exactly the contrary. I mean, I had individual intermediaries who come to see me to try and stop me from investigating Asif Zardari and Nawaz Sharif and various other people. The idea that those two governments were serious in fighting corruption is laughable. I mean, I would laugh if the consequences were not so catastrophic for the poor and long-suffering people of Pakistan, who are my true masters and my employers. I would laugh, but in this instance, because the consequences, death, disease, starvation, I'm not going to laugh, no. Mr. Moussavi, Nawaz Sharif and his party is claiming that the broadsheet decision by the British court has actually exonerated Sharifs, and here there is a loud clap for them from their party, and they're making it a political victory.
in the masses. So is it true that, or he's telling lie to the people of Pakistan? Well, the court did nothing of the sort. The exoneration that they refer to is the broadsheets not pressing the charge on the properties in Avonfield. And the reason why we didn't is because we found other money, cash money, that would satisfy the court judgment. The judgment was for approximately $30 million. That's what we were looking for. We found we found sufficient assets in the course of that investigation that we let those properties go. So that's the true answer. When the Nawaz Sharif spin machine is portraying this as something different, that's all it is. It's a spin machine working. I mean, they're past masters at lying. Why not add another one? For the understanding of layman in Pakistan, you had, did you have actually two claims? One, that the agreement was unilaterally revoked or terminated by the government of Pakistan or the NAB in 2003. So you wanted damages. And the second claim was the property or the assets which you or your company identified throughout those years, you wanted to have that due share which was due as per the agreement. I'm not sure if I understand your question because the line interrupted a little bit. Perhaps you could summarize it again. I should be obliged. Actually, I wanted to ask you that you had two claims against government of Pakistan or NAB. The first was the unilateral termination of the agreement by the government of Pakistan in 2003, and you wanted damages against government. And the second, you wanted to have that due share from the property you identified. The claim we had was that they breached the contract unlawfully, and the court agreed that they breached the contract unlawfully. The claim we had was that they further conspired with persons known and unknown to defraud broadsheet. That was confirmed by the court that was the case. It was a conspiracy to defraud us. I have never in a long career of fighting corruption and pursuing these matters, I have never ever come across a judgment in which the court so damningly condemns the government of having been a party to a conspiracy to defraud. Doubly so because in this instance, the conspiracy to defraud was against the party that they had hired to go and find money that had been stolen. So the government in Pakistan and its National Accountability Bureau, the fraud that masquerades as an accounting bureau, engaged in effectively stealing from the people they had hired to go and find stolen money. So we were saying that, we took this contract in good faith. We were the only people who offered to take it on the basis of the Pakistani government not paying us anything by way of invoices, expenses, charges, accounts rendered every month for payment. We did that completely on our own risk because we found it credible. And I must say the posture and the performance of General Amjad and Farooq Adam Khan was such that we had every confidence that they seriously would honor the intentions that we had identified. And unfortunately, I'm sorry to say that they were both sidelined and pushed out. And so the intention to honor that agreement fell by the wayside. And the consequences for the people of Pakistan are quite clear. So we wanted to say we've spent a very large amount of money on investigating the thievery that's taken place and masqueraded as governments in Pakistan. And we're entitled to get our money back because we've spent it. And we're entitled to damages, and the court agreed with us. Right. So you have been appreciating General Amjad, who was the first chairman of NAB, and he actually did a credible job, but he was no more because Prime President Musharraf had to compromise for his longer and longer stay. So do you know anything about the current chairman, NAB? I have no reason to know anything about the current chairman because my lawyers have been dealing with lawyers of NAB. I wish there would be a little more, show a bit more alacrity in obeying court judgments. And if a court, you agree to go to court, if you agree to the settlement process that is called a judicial process, if you agree to be bound by the decision of the court, well then
you should be bound by it. You shouldn't, after the decision, come and say, can we renegotiate again? No, renegotiation was supposed to be done in 2003, not in 2019, when Mr. Shahzad Akbar came to see me. I mean, this is not a souk, it's not the bazaar. It's called the rule of law. And the rule of law means you obey court orders. And so I have had no encounters with the current chairman of NAB, and I have no reason to believe that they're not serious in carrying out the orders of the government of Pakistan. I hope they are. I wish they'd shown a bit more alacrity so we wouldn't have had to go and seize Pakistani government assets, but maybe things are going to change from now. I know not. I remain an irrepressible optimist, and I certainly see some positive signs emerging from the government of Imran Khan in its efforts to fight corruption. So the time will tell, let's put it this way. Right. Sir, if I'm not wrong, Sharif family at some point of time wanted to bribe you, actually, to stop pushing the cases. But obviously you refused. So can you please tell us who actually contacted you from Sharif's side and what offer did they make? Well, I've discussed this several times. It's been written about it. A gentleman called Anjum Dar approached us, and he had considerable evidence that he had a very close and proximate relationship with Nawaz Sharif. And he came. That's the only reason why we saw him. And we said we're not prepared to take money and go away. We want it to be done through a court process, and it's got to be done legally. And obviously they weren't prepared to do that, so we left it at that. And we didn't get very far. Now, I noticed that the Sharif family are saying they didn't have such a nephew. Fine. I have no reason to not accept what they're saying as being true. I have every reason to believe that a lot of things they've said are not true, but this one I have no reason not to believe what they're saying is true. But on the other hand, the prima facie evidence that was given to me at the time is suggestive that the gentleman was an emissary of the Sharifs, and he had considerable authority to negotiate, but we were not prepared to negotiate on the terms of a behind-the-scenes backdoor deal. We wanted it transparently on the table through the court process. That's why we didn't get anywhere. Right. So when Nawaz Sharif's party was in power 2.5 years ago, at some point you shared with that government some details of an account in which $1 billion were transferred from Saudi Arabia in 2016 perhaps. The government of Pakistan did not pay any heed to your information. So can you please share some details here with the people of Pakistan so that they may put pressure on the present government to do the needful? I mean, we gave the information. It's on the record. My lawyers wrote. It's just been leaked. It's in the press, and unfortunately, they didn't pursue it. So your question better be addressed to them. Why they didn't pursue it? I did ask Mr. Shahzad Akbar why didn't he pursue it. He didn't answer. I asked him about the effort to suborn me in London, and he didn't answer. He was only interested, like a carpet dealer, in negotiating discount. Save a couple of million, but let $1 billion go. What kind of fool does that, you know? Anyway, unfortunately, as I said, I have to go. And thank you very much for your time, unless you want to ask a very last question. My last question to you is, sir, that the Prime Minister Imran Khan, actually, he had come in power with the same slogans and promises of accountability the way Pervez Musharraf had come in power in 1999. But so far, in the last 2.5 years of Imran Khan's tenure, none of the crooks is convicted. And not even a single plundered money is recovered. So how do you rate the accountability drive of Prime Minister Imran Khan? Is he going into right direction, or will he be able to ensure conviction and the recovery of stolen wealth? Well, obviously I don't have a crystal ball. I can't predict the future. What I can say is that he's got a very hard job ahead of him. Pakistan is a minefield, and the mines are laid by the corrupt and by the thieves who've grown roots over the last 70-odd years. But all I can say is I sense and I see significant evidence that his intentions are pure and clean, and he intends to fight. And I should be more than happy to assist him. If he wishes me to assist him, I'd be more than happy to do so. I can't predict the future. And what I can say is he's got a very, very, very difficult task ahead of him. Right. And good luck to him. Can you allow me to put a last question to you? Very important. That can we have
an accountability institution in Pakistan, which is now NAB is, but can we have in future, near future or far future, an institution like FBI or National Crime Agency of UK, an institution which is performing accountability across the board, which is not afraid of anyone, and which delivers its commitment to the people of Pakistan instead of dragging the cases for 2 to 3 decades? Well, all I can say is that that institution has to have absolute autonomy from the political process. Now, that's why I was optimistic that when the military came to power in 1999, at least for a short while, they would have the autonomy to be able to deliver this kind of thing. But alas for illusions, I was optimistic but naive, you know. But I'd rather be optimistic and naive rather than a cynic and don't do anything and sit at home and just pontificate about things. And you know, it's the optimists that change the world. Optimists of the will, pessimists of the intellect in some extent. So that's that. I hope so. And I'm hoping that Imran will be able to do it because he's an experienced politician and he's able to navigate the minefield. I hope so, but I don't have a crystal ball. Thank you very much. I've literally got a... Thank you so much, Mr. Kaveh Moussavi. अगर ब्रॉडशीट कंपनी जिस कोशिश पर गामजन थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत के कहने पर, अगर ब्रॉडशीट कंपनी उस काम को जारी रखती और अगर हुकूमत पाकिस्तान उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में और वो हुकूमत अपने सियासी पैटी मफादात के लिए समझौते ना करती, जिन समझौतों का खमियाजा आज तक पाकिस्तानी कौम और ये मुल्क भुगत रहा है, अगर वो समझौते ना होते और जो पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बिलखुसूस अमरीका और बरतानिया में या वेस्टर्न यूरोप में पार्क हुई हुई है, अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती और वो वापस आना शुरू हो जाती पाकिस्तान में, तो आज पाकिस्तान का जो नक्शा है वो यकसर तब्दील नक्शा हमारे सामने होता। और हमें शायद आज जिस तब्दीली की इमरान खान साहब बात करते हैं, ये तब्दीली शायद सालों पहले पाकिस्तानी कौम देख चुकी होती है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ होंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और आर्या मकबूल जान साहब। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे ब्रॉडशीट कंपनी के सीईओ कावे मुसावी। उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर वो समझते हैं कि मुझे किसी हद तक एतमाद है कि इमरान खान जो हैं वो इस एंटी करप्शन ड्राइव को, अकाउंटेबिलिटी को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन नैब के बारे में वो समझते हैं कि नैब जो है वो चूँकि पहले भी पाकिस्तानी कौम को धोखा दे चुका है, फ्रॉड कर चुका है। फ्रॉड का लफ्ज़ उन्होंने मेरे साथ तो नहीं, लेकिन और कई जगहों पे फ्रॉड का लफ्ज़ बोला है उन्होंने, तो फ्रॉड समझते हैं वो नैब को। लेकिन इमरान खान साहब को वो समझते हैं कि बात आगे चल सकती है। और उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया मेरे साथ प्रोग्राम में कि अगर उनको हुकूमत वक्त उनसे रब्ता करती है तो उन्हें खुशी होगी ताउन करने के लिए। और मैंने उनसे ये जब सवाल किया कि अगर हुकूमत आपसे कहे कि चलें इस मामले को 2003 से जहां ये रुका था वहीं से इसको जारी करें, जहां पे आपकी इतनी तहकीकात रोकी थी वहीं से शुरू करें, तो उन्होंने कहा ये भी बात जो है वो हो सकती है, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़त उन्हें मौसूल होगा, उसमें जो चीज़ें होंगी उसके मुताबिक इस पर बात होती है। अब मामला आ गया इमरान खान साहब के ऊपर कि भाई आप कितने संजीदा हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपके उस ख्वाब को पूरा करने में आपकी मदद दे सकते हैं जब आप कहते थे करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा और चोरों को लटकाएंगे, माल वापस बरामद करेंगे। अब खान साहब कहते कह रहे हैं, ज़रा जल्दी से सुन लें। और फिर मेरे साथ ऑनरेबल आर्या मकबूल जान साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। राइट जी, ये है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स। और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी जिसमें वो बार बार ये बात रीइंफोर्स कर रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आर्या मकबूल जान साहब, पकड़ा किसको है जो छोड़ना है? मतलब जो इनको पकड़ा है वो पकड़े जाने वाली बात तो नहीं है ना, उनको जमानतें तो हो रही हैं। इधर आप पकड़ते हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से जाके वो जमानत करवा लेते हैं, 2-4 हफ्ते की बात होती है। देखिए, मसला सारा यह है कि जो वाइट कॉलर क्राइम है ना,
इस क्राइम की एक बहुत लंबी तारीख है और इस तारीख में जो लोग होते हैं वो इतने तेज़, चालाक और इतना बड़ा पैराफर्नेलिया होता है कि आप किसी को पकड़ नहीं सकते। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क हैं वो इन लोगों को पनाह देते हैं। स्विट्ज़रलैंड की अब एक कंप्लीट हिस्ट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो जिनेवा में जितने भी हैं वहाँ क्या है, वहाँ को मतलब को फसलें उगती हैं, को वहाँ बहुत ट्रेड होती है, यहाँ वहाँ को फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ सिर्फ बैंक्स हैं। और बैंक्स करते क्या हैं कि इन सारे लोगों का चोरी किया हुआ पैसा डेवलपिंग कंट्री का वहाँ पर आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यहूदियों को उन्होंने कहा कि अपना सोना वहाँ रख दो, उन्होंने सोना रखना शुरू किया। जब वॉर ख़त्म हुई तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। आज तक इसराइल जंग लड़ रहा है, हमारा पैसा दो, लेकिन उनका अदालत में से कोई फैसला नहीं हो पा रहा, ना उनके पैसे आते हैं। स्ट्रिंजेंट किस्म के लॉ हैं, बताया नहीं जाता। यही हाल इनका है। ये जो कंपनियां हैं मुसावी वाली, ये इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो हैं वहाँ फिर रही होती हैं। अगर आप किसी फॉरेन ऑफिस के अंदर किसी एम्बेसडर लगे हुए या कुछ लगे हुए हैं, इस तरह की कंपनियां आती रहेंगी, बताती रहेंगी हम ये कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के पास भी जाएंगे, खुद जब वो ऐसा वज़ीर आज़म हो जो ड्राइव के ऊपर हुआ है। इतना आसान नहीं होता है जिसके बारे में इमरान खान साहब अब दावा तो बहुत कर देते हैं, हम इतने ले आएंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या पिनोशे के पैसे को वापस ले गया? क्या शाह ईरान के पैसे वापस ले गया? शाह ईरान का वो 60 मंजिला जो उसका प्लाजा है पेरिस के अंदर, वो उसका बेटा उसके पास लेने गया, मेरे बाप का पैसा है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप ने पैसा कहाँ से लिया था? उसको नहीं दिया, जब्त कर लिया। मार्कोस का पैसा को लेके आ गया। ये चोरी जो है ना, इसको बाकायदा प्रोटेक्शन दी जाती है वहाँ पर। यानी आप अंदाज़ा करें कि 25-30 साल तक तमाम यूरोपीय मुल्कों में यह कानून था कि जो कमीशन वो देते थे पाकिस्तानी ऑफिसर्स को या उनको, उसके ऊपर उन्हें टैक्स हॉलिडे मिलती थी। आप अंदाज़ा करें कि जहाँ ये प्रोटेक्शन हासिल हो कि पाकिस्तानियों को जो कमीशन दी जाए वहाँ टैक्स में छूट मिले उस कंपनी को, वहाँ क्या हो सकता है? तो इमरान खान साहब के दावे ठीक है, तकरीर करने के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी ठीक है। इन मुसावी जैसी कंपनियों का भी चल रहा है, रिस्क चल रहा है। वो नाइजीरिया वाले की भी वो तहकीकात करती रहती हैं, फलाने की भी करते रहते हैं। उनके यहाँ पैसा पड़ा हुआ है। कौन मुल्क आपको पैसा वापस करता है? कौन इतनी बड़ी अपनी जो है वो आमदन जो है उसका सोर्स है उसको छोड़ेगा? अच्छा, और ये साहब देखिए, कुछ मुल्कों के पैसे वैसे रिकवर हुए हैं, जैसे नाइजीरिया का चूंकि आपने जिक्र किया, तो बदनामे जमाना उनका सानी अबाचा डिक्टेटर जो था, उसका पैसा स्विट्जरलैंड ने भी वापस किया, उसका पैसा बरतानिया से भी वापस गया। हाँ, कुछ ऐसे पाकिस्तान जैसे माशाल्लाह के जो ना पकड़ में आते हैं ना पैसा वापस होता है। तो अगर कहीं कोशिश हो तो फिर कोई कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल सकता है। सनी अबाचा का केस और उसका केस जो है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का केस बिल्कुल मुख्तलिफ। वो हुआ है एक यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत बड़ी बना था ग्रुप वर्ल्ड बैंक के साथ, और उसका नाम था स्टोलन एसेट रिकवरी स्टोलन एसेट रिकवरी प्रोजेक्ट। उसके तहत एक उन्होंने बिल्टअप किया था, एक इनिशिएटिव लिया था, और उसमें मसला यह था कि वो पैसा बुनियादी तौर पर वर्ल्ड बैंक के अकाउंट्स के बाकी चीज़, इसी में एक थोड़ा सा पैसा जो था उसका भी एक मजिस्ट्रेट ने भी वापस करे था, अमेरिका में उसका रखा हुआ था। लेकिन ये बहुत छोटी सी $2 बिलियन, कुछ भी नहीं, जबकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पहुँचे हुए हैं। आप खुद सोचें कि अमेरिका के जो सरमायादार हैं उन्होंने 16-17 ट्रिलियन डॉलर केमन आइलैंड में टैक्स अवेट करने के लिए रखा हुआ है। ये कोई जाके उनको कहे कि जाके इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजो और केमन आइलैंड से लेकर नहीं आ सकते, वहाँ पड़े हुए हैं और वो चल रहा है। उसके ऊपर वो हर साल 6-7 बिलियन डॉलर एक पार्टी फंड में दे देते हैं, पार्टी उनको प्रोटेक्ट करती रहती है। अच्छा, जो ये करप्शन का नेटवर्क जो है, इसके लिए पूरे जो आपने सर फरमाया ना कि ये इस तरह की कंपनीज फिर रही हैं, और वो अगर उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा मिल जाए तो वो उसके करीब होने की भी कोशिश करेंगी। अब ये जो ब्रॉडशीट कंपनी है, जनरल साहब, ये अपने क्रेडिट पे कुछ बता रही है कि भाई ये हमने काम करके दिखाया, अगर आपने हमसे रब्ता किया था तो हमने काम किया। मसलन वो कहते हैं कि जी हमने एडमिरल मंसूरुल हक को हमने पकड़वाया, हमने उसकी रिकवरी जो है वो करवा के दी। वो कहते हैं कि जो जर्सी आइलैंड में आफ्ताब शेरपाव साहब का स्कैंडल, तो आज अब पता चल रहा है कि असल में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। आफ्ताब शेरपाव साहब की कंपनी पकड़ी गई, बाद में उनको फिर मुशर्रफ साहब ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उनको वजीर दाखिला बना दिया। इसी तरह कुछ और लोगों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो बता रहा है कि मैंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 2007 में 2016 में इनको बताया था कि मेरे पास फला अकाउंट्स, उनमें इतने अरबों डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर आपने लेने हैं तो मुझसे रब्ता करें। तो वो तो कह रहा है कि भाई मैं कर सकता हूं काम, आप लेने वाले हो काम। देखिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जी जनरल साहब, सर जी और ये भाई बात करते मैं इसलिए चुप कर गया। देखिए, जहां तक
इनका ताल्लुक है, मुसावी साहब का ताल्लुक है, पाकिस्तान मस्ट ट्राई, रिगार्डलेस कि उसके की परफॉर्मेंस क्या रही है, पाकिस्तान ने ट्राई करना छोड़ नहीं सकते हम लोग। वो इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हम इस वक्त तारीख के इस मुकाम पर खड़े हैं कि यहाँ से या तो पाकिस्तान बढ़ जाएगा या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे मेरी जुबान काली जुबान हो। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो भी हमने गुज़श्ता 70 सालों में किया, जिस तरीके से भी किया, और इसमें बदकिस्मती ये है कि जो भी हमारे हुक्मरान रहे हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो चाहे और हो, पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस उसके लिए उन्होंने जो एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम खराब किए हैं इसमें। अगर ये 2003 में इनको खत्म ना किया जाता है, इसलिए 2 या 3 नाम ना निकल, 1 या 2 एग्जाम्पल तो बन जाते हैं ना मुल्क में। आप 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल तो बना ले इस मुल्क में। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर ये एग्जाम्पल नहीं बनते तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं हमारा अपना निजाम अदल, तो माशाल्लाह उसके बारे में तो आप बात करें ही ना, क्योंकि उसमें से तुरंत तो बनाया ही ऐसा हमारा सिस्टम है, चाहे हमारा आइन है चाहे हमारे कवानीन है, वो बने हुए ऐसे हैं क्योंकि बनाने वाले वही लोग थे जो इन सब के साथ बैठे हुए थे। इन सबको पता है कि लूपहोल्स कहां पर हैं, इन सबको पता है कैसे निकलना है। इसलिए इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है, अपनी जगह पर है, सिंसियर है, और हम जैसे लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनका वास्ता पड़ता है, जिसको हम अपना निजाम अदल कहते हैं, जो नैब के बारे में तो आपने मुसावी साहब की बात सुन ली ना, निजाम अदल जिसको हम कहते हैं, जब उससे वास्ता पड़ता है तो आपको समझ आती है। अच्छा जनरल साहब, ये पॉसिबल नहीं। कथा कलामी की माजरत, जनरल साहब आपने कहा कि उनकी नीयत बहुत अच्छी है, ये बात मुसावी साहब ने भी कही कि इमरान खान साहब की इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन नीयत का फल इंसान जरूर खाता है, लेकिन कब तक नीयत का फल खाता है? अब 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल बाकी हैं। अगर बाकी 2.5 साल के बाद भी इमरान खान साहब किसी एक को सजा ना दिलवा पाए, पैसा रिकवर ना कर पाए, तो 5 साल के बाद वो अगले 5 साल के लिए क्या कहेंगे कि मेरी अच्छी नीयत पे मुझे वोट दें, हाँ पैसे मैं नहीं ला सका ना, को बंदे को किसी को सजा दिलवा सकूं, बस नीयत पे मुझे वोट दे दें। देखिए, एक तो नीयत की बात है, शुरू में ये तो होनी चाहिए, उसके बाद आपने निजाम की अगर आप ये ठीक है, मैं और ये सब की बात से बिल्कुल एग्री, बट तो लूट की हमारा मसला ले गया वहां पे, और जिन्होंने हमारे लोगों को एनकरेज भी किया, उनके पास एक एक चीज का एक एक पाई का हिसाब है कि चाहे मेरा पैसा कैसे गया वहां पे, कब आया, कब, वो आप चाहे डिटेल आपको दे सकते, लेकिन वो नहीं देंगे। आज वो किसी का भी पैसा वापस करते हैं तो कल तो वहां पे तमाशा लग जाएगा वहां पे, क्योंकि उनकी तो इकॉनमी खड़ी इस बात पर है। आप जो बताइए जो ऐश कर रहे हैं, ऐशी कर रहे हैं सुगर, वो मेरा आपके पैसे में कर, वो क्यों वापस करेंगे आप? फ्रांस क्यों वापस करेगा आपको? क्या वो हमसे कम करप्ट है? अल्लाह माफ करे, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ, वो तो करप्शन दुनिया को सिखाने वाले लोग हैं वो लोग सारे। इसलिए पैसे लाना जरा मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर आप 1, 2, 3 बंदों को भी सजा दिलवा सके, और यहाँ पे अपने सियासी मफादात जिस तरीके से इमरान खान साहब बार-बार राइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने फरमाई है। मैं इसी पे आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेता हूं कि चले रिकवरी तो एक सेकंड फेज है, एटलीस्ट कन्विक्शन भी इमरान जो वादा था अगले इलेक्शन में जाने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, फेस सेविंग के लिए, कम से कम को 3-4 लोगों को सजाएं तो वो दिलवा सकें इस निज़ाम के तहत। खुद तो नहीं देनी, लेकिन ये निज़ाम जारी बात है जिसमें इदारे हैं वो दे सकें, तो शायद इमरान खान साहब के ऊपर लोग एतमाद करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज 16 जनवरी है, 31 जनवरी तक इमरान खान साहब के पास इस्तीफ़ा देने का वक्त है, और 31 जनवरी तक अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर प्लान, अब पता नहीं ये कौन सा प्लान है, B, C, D, क्योंकि इतने प्लान अपोजिशन दे चुकी है कि अब ये पता नहीं कौन सा प्लान बनता है। तो आर्या साहब, अभी तक कल तक जो इंटरव्यू हमारी चैनल बोल पे हुआ, तो इमरान खान साहब नज़र तो आ रहा है कि वो किसी सूरत में इस्तीफ़ा मुस्तकबिल करीब में नहीं देंगे। तो ये 1 फरवरी को लग रहा है आपको कि ये ऐलान कर देंगे PDM वाले कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे?
नहीं, पीडीएम तो मेरे ख्याल एक माजी का किस्सा बनती चली जा रही है। आज तो बिलावल ने ये भी कह दिया कि मैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाके हड़ताल नहीं करूँगा, हालांकि वो एक सिंबॉलिक किस्म की चीज़ है। अब इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने केस उठाया उस केस में है ही कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास दो इख्तियारात है मैक्सिमम। एक तो यह है कि जो फ़ंड उनको मिला है वो फ़ंड वो जब्त कर सकती है, और दूसरा यह है कि उससे पार्टी से सिंबल छीन सकती है। इसके अलावा कोई इख्तियार नहीं है। कितनी भी पार्टी फंडिंग का केस हो, वो उस केस को फेडरल गवर्नमेंट को रेफ़र करेगी, और अगर फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर देगी, वरना नहीं करे, उसका पाउंड नहीं है। तो वो उसके बावजूद बिलावल भी नहीं वहाँ जा रहे, बाकी लोग भी नहीं, तत्तर बत्तर से हो गए। मल्ला खान मौलाना फजल रहमान अकेले जो है ना वो रह गए हैं, और उनकी अपनी पार्टी के साथ भी सूरत है। आज एक प्रोग्राम में और ये सब कदा कलामी की माजरत, ये इन्होंने पहले भी अकेला छोड़ दिया था। 2019 का जो धरना था इस्लामाबाद में, धक्का सबने दे दिया, लेकिन आया कोई भी नहीं वहां। नहीं, वो तो अब तो फिर थोड़ी सी आस थी कि वो चौधरी बरादरान चले गए थे, उन्होंने उनका पर्दा रख लिया था, वो एक वक्त हुआ क्या था वो, लेकिन यहाँ तो पर्दा रखने भी अब कोई नहीं आ रहा ना। अब तो रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुँच ही गए हैं सारे के सारे। पहले रावलपिंडी का रास्ता था, फिर इस्लामाबाद का। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पूरे का पूरा जो हुआ है ना, उसमें एक था कि जी अदारों का मुदाखलत बंद की जाए। आप मुझे ये बताएं, इसको ख़त्म करना हो तो क्या वो किसी कानून के तहत करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर वो कानून के तहत नहीं करते तो उनको रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया जाएगा? और अगर बनाया जाएगा तो क्या उस पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा? क्या वो मान लेंगे कि हम करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की, मेंबरान की मदद और कॉपरेशन के बगैर करते हैं? एक आदमी को अगर कोई फ़ोन करता है कि तुम फलां जगह इलेक्शन में हिस्सा ना लो या फलां पार्टी में चले जाओ, तो वो ना माने, खड़ा हो जाए। कौन किसी को कर सकता है? तलवार के जोर पे तो कोई नहीं कर सकता। फ़ोन तो एसएचओ भी करते हैं, फ़ोन तो एसपी भी करते हैं, फ़ोन तो 4 मोहल्ले के गुंडे भी इकट्ठे ले जाए जाते हैं, वो करते हैं। यानी एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया है जिसके ऊपर अगर आप नेगोशिएशन टेबल पे बिठाएं भी अगर को, तो क्या बात करेंगे भाई? क्या सबूत देंगे? वो मानेंगे क्या? टोटल जिसे कहते हैं सिर्फ जलसे करने के लिए पुलाव खाएंगे, अबाब फातिहा होगी वाली बात थी। वो जलसे वलसे किए हैं उन्होंने, पैसा वैसा कई लोगों का, उनके सपोर्टर्स का उन्होंने खर्च करवा दिया, करोड़ों रुपया खर्च हो गया। बिस्मिल्लाह, जो मर्जी करते फिरे। पीडीएम एज ए पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे ना बनी थी, ना रहेगी, ना रह सकते। पीडीएम अब एक किस्सा पुराना हो गया, बहुत पुराना। अच्छा जनरल साहब, जैसे औरिया साहब ने फरमाया, ये इससे तो ये नतीजा निकलता है कि इनकी टाइमिंग ही गलत थी। यानी इनको अगर ये मोमेंटम बनाना था हुकूमत के खिलाफ, तो ये मोमेंटम बनाते इलेक्शन के करीब, साथ ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होती 2023 की, इंटरिम गवर्नमेंट बनती, ये हुकूमत के खिलाफ माहौल बना चुके होते, शायद ये उसको ट्रांसलेट करवा लेते वोट्स में। इन्होंने इलेक्शन से कुछ 3 साल पहले ये मूवमेंट चला दी। ये खुद भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये अपने वोटर्स को भी थका देंगे, ये अपने फाइनेंसर्स को भी थका देंगे। ये किसने इनकी बुद्धि में ये बात डाली कि ये हिमाकत करें? देखिए, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, और जब इंसान फैसले करने में उनके जो बात आप कर रहे हैं वो कुछ और है, जो फैसले करने की वजूहात हैं वो कुछ और हैं, तो फिर ये अंजाम तो कोई नई चीज नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि पीडीएम में जो लोग सारे शामिल हैं, इनमें से किसी एक शख्स की भी पाकिस्तान के किसी लेवल पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। इनकी अपनी पार्टी के अंदर नहीं है क्रेडिबिलिटी। इन्होंने पाकिस्तान के लिए किसी ने कोई 1 टके का काम नहीं किया। पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जिस मुसीबत में आज गिरफ्तार हैं, उसकी वजह तो ये सारे कुछ है। पीटीआई की गवर्नेंस के मसाइल अपनी जगह पर, उनकी जो कह लीजिए, जो उनकी जो भी आप कह सकते हैं उनके बारे में, वो अपनी जगह पर कायम है। अब मतलब उसको पीटीआई को क्रेडिट दे, 2-2.5 साल में अपने आप को बिल्कुल चौक में खड़ा कर लिया उन्होंने अपने लिए। लेकिन इनमें से कौन ऐसा शख्स है, मुझे बताइए। फजल रहमान, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? उसने जब एएमएमए के लीडर थे काजी हुसैन अहमद, फैसला किया कि हम रिजाइन कर देंगे जनरल मुशर्रफ को प्रेशराइज करने के लिए। काजी हुसैन अहमद सरप्राइजिंग फैसले हो गए, फैसला हो गया, जमात इस्लामी ने रिजाइन कर दिया। भाई साहब वहां बैठे हुए, अब कैसे टच कर सकते ऐसे लोगों को? अब कैसे ऐसे लोग जिनका कोई इस मुल्क की दिफा में, इस मुल्क की डेवलपमेंट में, इस मुल्क को यकजहती में किसी एक फील्ड में बता दीजिए इसमें से किसी एक की कोई कंट्रीब्यूशन है, सिफर, माइनस है टोटली। ये माइनस, इन लोगों के पीछे कौन कोई जाएगा नहीं।
नंबर 1। नंबर 2, कि बार बार कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट किसी बाहर से आई हुई है, वो क्यों ना इस मुल्क को ठीक करने के लिए हुकूमत का साथ दे? जहां के भी मुसीबत है क्यों ना साथ दे इनका? बताइए मुझे। अच्छा जनरल साहब, पॉलिटिक्स करे तो या तो खुद ये ठीक होना ना, खुद ठीक काम कर रहे हो ना, खुद ठीक चलेगा वापस। जनरल साहब, आपको नहीं लगता सर कि ठीक है इनकी कामयाबी नाकामी, इनकी जो कामयाबी नाकामी है पीडीएम की, उस पे सर मैं तो कोई राय नहीं दे सकता आदमी कि इनकी कामयाबी का फ़ायदा है, इनकी नाकामी का फ़ायदा है, लेकिन इनकी नाकामी का एक नुकसान आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब, जिनके ऊपर एक प्रेशर बन गया था परफॉर्म करने का, डिलीवर करने का, कि भाई पीडीएम है, मेरी परसेप्शन ख़राब कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे हैं, तो अब अगर ये नाकाम हो जाते हैं इस बार भी, तो इमरान खान साहब तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ही हो जाएंगे कि भाई पहले मौलाना निकले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब ये 11 जमातें निकली, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है, काम करो ना करो, मैं तो फिर भी इमरान खान हूं। ये मसला यही है ना खान साहब का। खान साहब अगर थोड़ा सा अपने घोड़े से नीचे उतर आए और जमीन पे रह के मामलात को संजीदगी से देखे, फोकस्ड काम हो, टाइमलाइन के जरिए को पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो, तो खान साहब ठीक काम चलाना शुरू कर देंगे। ये लोग तो पहले दिन से देखिए, जब से ये इलेक्शन होके आए हैं उस वक्त से इनकी संजीदगी गुजारा देख लीजिए क्या है इनका। जब इनके मफाद में है इन्होंने हुकूमत के साथ बैठ गए सारा कुछ, जब मफाद में नहीं है पीछे के बैठ गए। ये मफादात की जंग है। मफादात भी इनके बहुत छोटे छोटे हैं, बदकिस्मती ये मफादात भी बहुत छोटे छोटे हैं लोगों के। अब क्या बोले, अब इंसान अभी पब्लिकली बात कर नहीं सकता। इशू ये है कि देखिए, आपने कहते हैं मिजेट्स को आपने बड़े बड़े जगह पे हम पाकिस्तान में बिठा कर रख दिए। मैं सॉरी में अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी की कोई ना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, किसी की कोई फिलॉसफी नहीं है किसी के लिए, किसी की कोई, आप इतना हंगामा हो रहा है पाकिस्तान में, इर्द गिर्द हमारे आग लगी हुई है। पाकिस्तान को दुनिया क्या किस नजरों से देख रही है? पीडीएम का प्लेटफॉर्म से कभी एक दफा भी उन्हें पाकिस्तान के बारे में बात की? कभी एक दफा भी पाकिस्तान को खतरात है उसके लिए कॉम्बेट करने के लिए बात की? अवाम की बेहतरी के लिए इनके पास क्या सोल्यूशन? के पास अवाम बदकिस्मती से मुझे डर जिस चीज का है तो हुकूमत से नाला तो है ही है, बिल्कुल सही। भी नाला सर मैं एक कमेंट सर मैं औरिया साहब से ले लूं आपकी इजाजत से। औरिया साहब, ये जो पीडीएम का थ्रेशोल्ड और इनका जो रोप था वो खत्म हो गया सारा, क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि इनको कोई पसे पर्दा इंसेंटिव दिया गया है, या इसकी वजह यह है कि इन्होंने खुद रियलाइज किया कि भाई अब हमारा काम नहीं बन रहा, इससे आगे हम जाएंगे हम मजीद शर्मिंदा होंगे, तो बेहतर है यहीं से पसपाई इख्तियार करके पीछे हट जाओ? देखिए, उससे पीपल्स पार्टी ने अपना फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया। पहली दफ़ा मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ था तो नवाज शरीफ साहब ने फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया, वो बाहर चले के आराम कर रहे हैं। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी ने उठा लिया, उन्होंने मरियम को वहाँ बुला भी लिया, उस अपने बाप की कब्र पे फूल भी चढ़ा दिए, सब कुछ हो गया। अब उनका वो बाकी पैचअप भी आज अपना जो थे अपना पीटीआई और उनका इकट्ठे जो था ये चीफ मिनिस्टर का आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, कराची से मिलकर काम भी, उन्होंने अपना काम कर लिया है। और वो बाकी मरियम और जो है अपना मौलाना फजल रहमान ये रह गए, बाकी हाथ मलते हुए रह गए। इनके साथ पहले फजल रहमान साहब के साथ पहले वहाँ हुआ था, अब दोबारा हो गया, ऐसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप इन दोनों मोतबर शख्सियात से इत्तफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उनकी राय थी और गहरी नज़र है पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।